वेलकम फ्रेंड्स, एसबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन 5 की हम डिस्कशन करने वाले हैं, सेकंड ग्रुप का सीए का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार पढ़कर सुनाता हूं। ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आरएसबी बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आर एज फॉलोज। तो फ्रेंड्स, आप ये सब कैटेगरीज पढ़ सकते हैं जो कितने जितने कैटेगरीज हैं। टोटल इंटरेस्ट अर्नड एंड रिसीव्ड फ्रॉम टर्म्स लोन, इंटरेस्ट अर्नड ऑन टर्म्स लोन क्लासिफाई एन एनपीए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन classify as NPA, total interest earned on cash credit and overdrafts, interest earned but not received on cash credit and overdraft treated as NPA, interest on deposit, commission or exchange, profit on loss of investment, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप भी ये जितने हैं वो पढ़ सकते हैं। तो कुछ एसेट्स भी क्लासिफाई हैं, देखते हैं क्या एसेट्स क्लासिफाई। स्टैंडर्ड दिया है, स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग एडवांस टू कमर्शियल रियल इस्टेट सेक्टर 17 लाख। सब स्टैंडर्ड है, फुल्ली सिक्योर्ड है, डाउटफुल डेट्स असेट्स कवर्ड बाय सिक्योरिटी, doubtful assets covered by security for 1 year, loss of assets, कुछ loss of assets भी है। You are required to prepare profit and loss account of RGS Bank Limited including schedule for the year ended 31 मार्च 2022 are as calculated, provision required to be made on risk। ओके, उसको रिस्क जितना है उस एसेट का ये भी आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, शेड्यूल के हिसाब से आपको पी एंड एल बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, पी एंड एल कैसा बनता है शेड्यूल के हिसाब से। बैंक का शेड्यूल है, आप यहाँ देख सकते हैं। शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्नड, मतलब बेसिकली बैंकों का जितना इंटरेस्ट आता है उनका इंटरेस्ट अर्नड होता है, मतलब उनका ऑपरेशन रेवेन्यू कह सकते हैं। ओके, वन टाइप ऑफ ऑपरेशन रेवेन्यू, ऑपरेशन रेवेन्यू नहीं है, इसलिए आपको इंटरेस्ट अर्न ये हेड आपको देखने को मिलता है। तो अदर इनकम देख सकते हैं यहाँ पर, शेड्यूल 14 है अदर इनकम। अदर इनकम एंड शेड्यूल 15 जो इंटरेस्ट पर डिपॉजिट पर इंटरेस्ट आएगा, सो उसका इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंडेड, जितना आपने एक्सपेंड किया है उसका इंटरेस्ट आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं शेड्यूल 16 में, आप वो देख सकते हैं एक्सपेंसेस वगैरह। और साथ साथ रिस्क के लेकर जो असेट्स क्लासीफाई हुए हैं तो उसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको ऐसे पी एंड एल बनाना है, तो पी एंड एल में RJS बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, पर्टिकुलर शेड्यूल लिखना है और अमाउंट का कॉलम लिखना है। तो आपको यहाँ पर पहले शेड्यूल के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। शेड्यूल 13 में आपको इंटरेस्ट अर्नड देखने को मिलता है। तो इंटरेस्ट अर्नड, इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन एडवांस बिल, इंटरेस्ट ऑन टर्म्स लोन, जितना टर्म्स लोन है। ओके, टर्म लोन कितना है तो 6,03,75। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट्स, सो 14,157 से 2,307, इतना माइनस करने के बाद 11,850 आपको अमाउंट देखने को मिलेगा। तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका इनकम आया है तो 5,435, इतना आपको इनकम देखने को मिल सकता है। अदर इनकम की हम बात करेंगे तो अदर इनकम कमीशन एंड एक्सचेंज ब्रोकर। ओके, मतलब कमीशन जितना आएगा बैंक को और साथ साथ जितने एक्सचेंजेस होते हैं उसका इनकम जब भी आता है तो अदर इनकम में हम क्लासिफाई करते हैं। अदर इनकम शेड्यूल 14 है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी हम प्रॉफिट्स इन्वेस्टमेंट सेल करके जो भी हमको प्रॉफिट मिलता है उसका आपको फिगर देखने को मिल सकता है 4,690, इतना आपको फिगर देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट एंड रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, असेट का जब आप रीवैल्यूएशन करते हो तब आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम
प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट 855 आपको अमाउंट देखने को मिल सकता है। शेड्यूल 15 की हम बात करेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड बेसिकली शेड्यूल 15 में आता है। आपने एफडी किया हो तो बैंक में, बैंक वाले जब भी कैलकुलेशन करते हैं, बैंक का बैलेंस शीट बनता है, तो उस समय उस जो कैटेगरी होता है एफडी का, एफडी बनाने के बाद जब वो इंटरेस्ट अर्न होता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रेट पर वो अमाउंट शो किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ओके, मतलब इंटरेस्ट, मतलब ये किसी अदर कंपनी में डिपॉजिट करेंगे तो उसका जब इनकम आएगा तो कहाँ पर स्पेंड किया है इनकम, सॉरी मनी, तो वहाँ पर से इंटरेस्ट जब आता है तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट देखने को मिल सकता है। शेड्यूल 16 में आपको एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी रहते हैं, कैसे पेमेंट एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज सर्विसेज अलाउंसेस एंड बोनस, रेंट एंड टैक्सेस देखने को मिल सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डायरेक्टर फीस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। आपको इस सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको फिगर देखने को मिलेंगे। टोटली एक्सपेंसेस आपका रहेगा 9257 टोटली एक्सपेंसेस है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। वर्किंग नोट में क्या लिखा है, वर्किंग नोट में असेट्स और रिस्क क्लासिफाई किया है। जैसे कि असेट रहते हैं, असेट को भी रिस्क के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, देखेंगे। स्टैंडर्ड जो होता है तो 0.14% का आपको रिस्क यहाँ से देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आपको 14 दिखा रहा है। स्टैंडर्ड एडवांस टू कमर्शियल रियल एस्टेट 1% रिस्क होता है, इसलिए आपको 1% दिया है। सब स्टैंडर्ड फुल्ली सिक्योर्ड 15% है, आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डाउटफुल असेट नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी, तो यहाँ पर ये जो कैटेगरीज है असेट्स का, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी नहीं मिलता है, इसीलिए आपको 100% अमाउंट रिस्क रहता है, तो इसलिए आपको डायरेक्टली 100 अमाउंट लिखना है। डाउटफुल कवर्ड बाय सिक्योरिटी ऑन फॉर द 1 ईयर, 1 साल के लिए आपको इसका सिक्योरिटी मिल जाता है, तो इसीलिए 25% आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कुछ लॉस ऑफ असेट्स भी हैं, जो टोटली 750 का लॉस ऑफ असेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो टोटली वर्किंग नोट का आपको मैंने बता दिया है, तो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट रिस्क असेट्स, जो रिस्क के हिसाब से यहाँ पर बांटा गया है, दिस वेरी बेस्ट बैलेंस शीट था, तो P&L भी काफ़ी अच्छा था। तो फ्रेंड्स हम अलग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा देखेंगे। फ्रेंड्स जो बी क्वेश्चन है तो काफ़ी अच्छा सा इंटरेस्टिंग है, तो फ्रेंड्स आप इस बी को आप एंड तक देख लीजिए, काफ़ी अच्छा सा इंटरेस्ट भी है। ओके, तो सेक्शन 130 के हिसाब से 326 के हिसाब से ओवर ड्यू जो प्रेफरेंशियल्स होते हैं, ओवर ड्यू प्रेफरेंशियल्स पेमेंट्स होते हैं, उन्हीं के बारे में ये, मतलब इसका डायरेक्टली आपको आंसर दिखाता हूँ, साथ साथ इसका मैं आपको मीनिंग भी दिखाता हूँ। एक बार आप क्वेश्चन पे पढ़ लीजिए सारे के सारा, आपको डायरेक्टली आंसर से ही मैं आपको एनालाइज कराऊंगा। सेक्शन 326 के हिसाब से, 326 के हिसाब से गवर्नमेंट ये कहता है, मतलब लॉ ये कहती है कि, लॉ कहता है कि जब भी कंपनी लिक्विडेट हो, तो मतलब जब भी कंपनी वाइंडिंग अप का समय आता है, तब वहाँ पर जब भी वाइंडिंग अप करते समय कंपनी को रीपेमेंट करना होता है, मतलब कुछ का पैसा देना अभी स्टिल बाकी है, तो उसी के रिलेटेड ये जो वाइंडिंग अप है, ओवर राइडिंग है। तो फ्रेंड्स ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स की हम बात करेंगे, तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें आपको मेनली ज़रूरी है ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स में। एक है वर्कमैन वर्कमैन ड्यूज एंड एक है क्रेडिट सिक्योरिटीज। पहला क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वर्कमैन ड्यू, एंड सेकंड सिक्योरिटी क्रेडिटर्स, सॉरी सिक्योरिटी क्रेडिटर्स है। सो इन दोनों को पहले पेमेंट करने के बाद आप नेक्स्ट किसको करेंगे, आप तो कंपनी के ऊपर और लॉ के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा।
आपको पहले इक्विटी या प्रेफरेंशियल शेयर्स या बैंक का लोन नहीं फ्रेंड्स, आपको ये पेमेंट नहीं करना है। तो पहले आपको पेमेंट करना है, जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होता है तो पहले आप अपने वर्कर्स को पेमेंट देंगे, सेकेंड आप क्रेडिटर अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है। ओके, इसीलिए वर्कमैन जो है वो आपका एम्प्लॉई है, जो सिक्योरिटी क्रेडिटर्स है वो आपका जिनके पास से भी आप परचेस किए हैं आपका जो भी मटेरियल होगा, एनीथिंग, ओके, परचेस जहाँ से किया है वहाँ पर आपको रीपेमेंट लोन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो रीपेमेंट करते समय 2 साल के अंदर अंदर दो दो 2 साल के अंदर ही अंदर रहेगा जो एम्प्लॉय का सैलरी, दो 2 साल तक आपने अभी तक स्टिल पे नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर रेशियो में आपको एम्प्लॉय का और साथ साथ सिक्योरिटी क्रेडिटर्स का पेमेंट करना होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ कैलकुलेशन में देख सकते हैं। तो कैलकुलेशन आपको मैं एग्जांपल के तौर पर देना चाहता हूँ। आपके पास कुछ सिक्योरिटीज असेट्स है, मतलब 8 लाख रुपीज़ आपके पास सिक्योरिटीज असेट्स है। सो सिक्योरिटीज असेट रहने के बाद आपको रीपेमेंट जो भी क्रेडिटर्स होंगे या वर्कमैन होंगे, वर्कमैन मतलब आपके पास जो भी काम करते हैं वर्कर्स हैं उनको हम जो लेबर्स हैं उनको हम वर्कमैन ड्यू कहते हैं। तो बेसिकली उनको पेमेंट करना होता है। तो सिक्योरिटी असेट से ही आप यहाँ पर पेमेंट फर्स्ट टाइम और फर्स्ट उन्हीं को ही पेमेंट करेंगे। ओके, रेशो से आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वर्कमैन का 225 है, मतलब 2,15,000 है। और यहाँ पर आपको 10 करोड़ आपको यहाँ पर फिगर देखने को मिलेगा। 1,00,000 हजार 10,000 लक्ष 30,00,000 कोटी 10 कोटी, हाँ, यहाँ पर आपको 10 करोड़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 2,15,000 देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रीपेमेंट लोन करना है, तो मतलब उनका उनका पैसा वापस देना है क्रेडिटर्स को और वर्कमैन को। तो फ्रेंड्स इसका आपको रेशियो निकालना है। आपके पास 8 करोड़ आपके पास सिक्योरिटीज अमाउंट है, सिक्योरिटीज एसेट्स हैं। 1,00,000 10,000 लक्ष 10,00,000 कोटी, हाँ, आपके पास 8 करोड़ सिक्योरिटी एसेट्स है। पहले आप इनको पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर 5:1 आपको रेशियो देखने को मिलेगा। ओके, 25 और 10, मतलब 5 एंड यहाँ पर आपको 1 देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स 1:5 आपको यहाँ पर दिया है। 1:5 करेंगे तो 8 लाख से वर्कमैन शेयर आएगा 1,16,00,000। 8 करोड़ में से 1,16,00,000 आपको पहले वर्कमैन को देना है, मतलब एम्प्लॉयज़ को देना है। 8 लाख माइनस 1,16,00,000 आप माइनस करेंगे तो आपको जितना भी अवेलेबल बैलेंस बचता है वो आपको सिक्योरिटी क्रेडिटर्स को आपको पेमेंट करना होता है। तो 640 लाख आपको सिक्योरिटीज़ क्रेडिटर्स का आपको पेमेंट करना है। दिस इज़ ए वेरी बेस्ट है, आप भी समझ लीजिए, काफ़ी अच्छा सा इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 320 के हिसाब से दिस इज़ अ वेरी बेस्ट कैलकुलेशन है। तो वर्कमैन और सिक्योरिटी क्रेडिटर्स का इसी का ही यहाँ पर आपको पेमेंट करना होता है पहले से ही। दिस इज़ अ ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट, इसी को हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स स्मॉल वीडियो आपके लिए था। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।